क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान आपको मुस्कुराते हुए देखता है और आप बिना कारण ही उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं? या फिर कोई दोस्त आपको धीरे धीरे ऐसे इन्फ्लुएंस करता है कि आप वही करने लगते हैं जो वो चाहता है और आपको एहसास तक नहीं होता? यह है डार्क साइकोलॉजी की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान दूसरों के दिमाग और दिल पर नियंत्रण पाना सीखता है, और यह सब इतनी चुपचाप होता है कि शिकार को पता भी नहीं चलता। इस किताब द कंप्लीट गाइड टू डार्क साइकोलॉजी को लिखा है डोमिनिक मैन ने। इसमें वो रहस्य खोले गए हैं जो आपको समझाएंगे कि कैसे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम्स खेलते हैं और कभी कभी बिना बोले ही आपके विचारों पर कब्जा कर लेते हैं। ये किताब सिर्फ आपको दूसरों की चालाकियों से बचाना नहीं सिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि इंसानी दिमाग कितना शक्तिशाली हथियार है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और माइंड कंट्रोल जैसी टेक्निक्स कैसे काम करती हैं और आप खुद इनसे कैसे बच सकते हैं या इन्हें पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं, तो ये किताब आपके लिए है। अगर आपको ऐसी किताबों की आवाज सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर बार जब हम कोई नई किताब की गहराई में जाएं तो सबसे पहले आप तक उसकी आवाज पहुंचे। अब शुरू करते हैं इस जर्नी का पहला पड़ाव, लेसन। जब हम इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल उठता है, आखिर कोई इंसान दूसरे इंसान को इतनी आसानी से कैसे प्रभावित कर लेता है? कभी आपने नोटिस किया है कि कोई सेल्समैन कुछ मिनटों की बातचीत में ही आपको ऐसा कन्विंस कर देता है कि आप वही प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जिसे लेने का आपका इरादा भी नहीं था? या फिर किसी भीड़ में कोई लीडर सिर्फ कुछ शब्दों से लोगों की सोच बदल देता है? डोमिनिक मैन कहते हैं, इन्फ्लुएंस वो सटल ताकत है जो आपके डिसीजन मेकिंग को बिना आपके नोटिस किए मोड़ देती है। और सच मानिए, ये इन्फ्लुएंस हमेशा बुरी नीयत से नहीं होता। कभी कभी ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर दे। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में यही इन्फ्लुएंस एक हथियार बन जाता है। इन्फ्लुएंस का असली खेल हमारे सबकॉन्शियस माइंड से शुरू होता है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस कॉन्शियसली लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी कई चॉइसेस उन छोटे छोटे क्यूज से प्रभावित होती हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व भी नहीं करते। उदाहरण के लिए, किसी इंसान का बॉडी लैंग्वेज, उसकी टोन ऑफ वॉइस, उसकी आंखों का कांटेक्ट, उसके शब्दों की रिदमिक चॉइस, ये सब मिलकर हमारी सोच को गाइड करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब कोई आपको बार बार आपका नाम लेकर बात करता है तो आपको उसकी बातें ज्यादा ऑथेंटिक लगती हैं। जैसे अगर कोई कहे, राहुल तुम्हें ये ट्राई करना चाहिए, और बार बार राहुल बोलता रहे, तो सबकॉन्शियसली राहुल को लगेगा कि ये व्यक्ति उसे समझ रहा है, उसे वैल्यू दे रहा है। यही माइक्रो टेक्निक्स इन्फ्लुएंस का असली खेल है। डोमिनिक मैन बताते हैं कि इन्फ्लुएंस का सबसे बड़ा सीक्रेट है अथॉरिटी और लाइकेबिलिटी। यानी अगर सामने वाला आपको एक्सपर्ट लगे या फिर वो आपको जेन्युइनली पसंद आने लगे तो आप जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। सोचिए, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वेटर रिकमेंड करता है कि आज हमारा स्पेशल डिश ये है, आपको जरूर पसंद आएगा। अब आप खुद सोचिए, आपके मन में तुरंत क्यूरियोसिटी क्यों जागती है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वेटर उस एनवायरनमेंट का अथॉरिटी फिगर है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी में ये अथॉरिटी और लाइकेबिलिटी का खेल बहुत डेंजरस रूप ले सकता है। पॉलिटिकल लीडर्स, मार्केटर्स या मैनिपुलेटिव लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग बिना सवाल किए उनके पीछे चलें। और यही वो जगह है जहां इन्फ्लुएंस आपको कंट्रोल करने लगता है। अब सवाल है, आप कैसे बचें? डोमिनिक मैन कहते हैं, जितना ज्यादा आप अवेयर होंगे कि आपके डिसीजंस पर कौन से सटल फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उतना ही आप सेफ रहेंगे। यानी अवेयरनेस ही आपकी पहली डिफेंस है। इन्फ्लुएंस की कोर स्ट्रैटेजीज को समझने के लिए ऑथर बताते हैं कि इसमें कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पीपल आर मोर लाइकली टू से यस इफ यू गिव देम अ रीजन, नो मैटर हाउ स्मॉल। Repetition subconsciously convinces the brain that a statement is true. Mirroring body language builds instant trust and connection. अब सोचिए, आप किसी मीटिंग में हैं और सामने वाला इंसान आपकी मूवमेंट्स को हल्का हल्का मिरर कर रहा है।
आप हाथ मोड़ते हैं तो वो भी मोड़ लेता है। आप हल्की मुस्कान देते हैं तो वो भी वही करता है। आपका सबकॉन्शियस तुरंत फील करता है कि ये इंसान आपसे कनेक्टेड है और आप उसकी बातों को ज्यादा वेट देने लगते हैं। यही है इन्फ्लुएंस का जाल। लेकिन इन्फ्लुएंस सिर्फ जेस्चर्स या वर्ड्स से नहीं होता, कभी कभी ये एनवायरनमेंट से भी आता है। इमेजिन कीजिए, आप किसी शोरूम में जाते हैं और बैकग्राउंड में सॉफ्ट क्लासिकल म्यूजिक बज रहा है। क्या आपने नोटिस किया है कि ऐसे एनवायरनमेंट में लोग ज्यादा काल्मली और स्लोली खरीदारी करते हैं और ज्यादा खर्च करते हैं? यह कोई कोइंसिडेंस नहीं, यह इन्फ्लुएंस की पावर है। अब यहां एक और गहरी बात आती है। इन्फ्लुएंस कभी भी डायरेक्ट अटैक जैसा महसूस नहीं होता। यह हमेशा सटल, स्मूथ और ऑलमोस्ट इनविजिबल होता है। जब तक आप समझ पाते हैं कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे थे, तब तक आप पहले ही डिसीजन ले चुके होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अवेयरनेस के साथ साथ आपको यह समझना होगा कि आपके अंदर भी इन्फ्लुएंस की शक्ति है। इसे नेगेटिव तरीके से मत इस्तेमाल कीजिए, बल्कि इसे पॉजिटिविटी के लिए यूज कीजिए। जैसे किसी को मोटिवेट करना, किसी को उसकी जिंदगी की बेहतर राह दिखाना या किसी की मदद करना। इन्फ्लुएंस एक न्यूट्रल टूल है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये इंसान की सोच तय करती है। चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। हमने देखा कि इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है। अथॉरिटी, लाइकेबिलिटी, रेपुटेशन, मिररिंग और एनवायरनमेंट के सटल क्यूज हमारी डिसीजंस को शेप करते हैं। डार्क साइकोलॉजी इसे एक हथियार की तरह यूज करती है, लेकिन अवेयरनेस हमें इससे बचाती है। और याद रखिए, इन्फ्लुएंस बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे होता है यह तय करता है कि वो आपकी जिंदगी में रोशनी लाएगा या अंधेरा। तो अब अगले लेसन की तरफ चलते हैं, जहां हम बात करेंगे मैनिपुलेशन की। और ये वो चैप्टर है जहां आपको समझ में आएगा कि कैसे लोग इन्फ्लुएंस को एक स्टेप आगे बढ़ाकर आपके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। लेसन 2, इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन में फर्क बहुत सटल है, लेकिन यह फर्क इंसान की आजादी और उसके दिमाग की गुलामी के बीच की लाइन तय करता है। इन्फ्लुएंस अक्सर आपके डिसीजंस को जेंटली गाइड करता है, लेकिन मैनिपुलेशन में कोई इंसान जानबूझकर आपकी कमजोरियों, आपकी इच्छाओं और आपके डर को टारगेट करता है, ताकि आप वही करो जो वो चाहता है। डोमिनिक मैन कहते हैं, मैनिपुलेशन एक ऐसा खेल है जहां मैनिपुलेटर हमेशा कंट्रोल में रहता है और मैनिपुलेटेड को लगता है कि उसने अपनी मर्जी से फैसला लिया है। यही इसकी सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि शिकार को तब तक पता ही नहीं चलता जब तक नुकसान हो नहीं जाता। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसी स्थिति महसूस की है जहां कोई दोस्त या कोलीग आपको गिल्ट फील करवाकर वो काम करवा लेता है जो आप करना ही नहीं चाहते थे? जैसे, तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहा हूं। इस एक लाइन में गिल्ट, ऑब्लिगेशन और इमोशनल ट्रैप सब कुछ छिपा है। यही है मैनिपुलेशन की ताकत। मैनिपुलेटर्स अलग अलग साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑथर बताते हैं कि इनमें से सबसे कॉमन है गैसलाइटिंग। इसका मतलब है कि मैनिपुलेटर आपको आपकी ही रियलिटी पर शक करवाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने किसी इंसान को झूठ बोलते हुए पकड़ा, लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंटली डिनायल करेगा कि आप खुद सोचने लगोगे, शायद मैंने गलत सुना था, शायद मैं ही गलत हूं। धीरे धीरे आपकी परसेप्शन ही टूट जाती है और आप मैनिपुलेटर की बनाई हुई रियलिटी में जीने लगते हैं। मैनिपुलेशन का दूसरा पावरफुल हथियार है फियर। डर इंसान के बिहेवियर को सबसे तेजी से बदलता है। कोई मैनिपुलेटर सटली आपको डर दिखाता है, चाहे वो किसी अपॉर्चुनिटी को खो देने का डर हो, सोशल रिजेक्शन का डर हो या फिर किसी पनिशमेंट का डर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे मार्केटर्स ये लाइन इस्तेमाल करते हैं, अभी ऑर्डर कीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। यह सीधा आपके फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो पर खेलता है। लेकिन मैनिपुलेशन हमेशा नेगेटिव टोन में ही नहीं आता। कभी कभी यह फ्लैटरी के रूप में भी होता है। कोई आपको बार बार ओवर प्रेज करता है, आपकी हर छोटी बात को बड़ा बनाता है और आप धीरे धीरे उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। और फिर एक वक्त आता है जब वो आपसे कोई काम करवाता है और आप सोचते भी नहीं
बस कर देते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को लगता है कि ये इंसान मेरा भला चाहता है। अब आइए थोड़ा गहराई में चलते हैं। डोमिनिक मैन बताते हैं कि मैनिपुलेटर्स अक्सर 3 मुख्य स्ट्रेटजीज से ऑपरेट करते हैं: एक्सप्लॉइटिंग इमोशंस, गिल्ट, फियर और लव को हथियार की तरह यूज करना; क्रिएटिंग डिपेंडेंसी, सामने वाले को यह फील कराना कि वो बिना मैनिपुलेटर के अधूरा है; शिफ्टिंग ब्लेम, हमेशा दोष आपके सिर पर डालना ताकि आप ही खुद को गलत समझें। इमेजिन कीजिए, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में पार्टनर बार बार कहता है, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये काम मेरे लिए करोगे। यहां प्यार को ही हथियार बना दिया गया। धीरे धीरे विक्टिम को लगता है कि अगर वो मना करेगा तो इसका मतलब है कि वो प्यार में कमी कर रहा है, और यही गिल्ट उसे बार बार मैनिपुलेट होने पर मजबूर करता है। मैनिपुलेटर्स की एक और खासियत होती है, वो आपकी सबसे गहरी वीकनेस को पहचान लेते हैं। अगर आपको हमेशा अप्रूवल की क्रेविंग है तो वो आपको वही देंगे। अगर आपको डर है कि लोग आपको छोड़ देंगे तो वो बार बार आपको उसी डर से कंट्रोल करेंगे। ऑथर कहते हैं, मैनिपुलेटर को पहचानना हो तो देखिए वो हमेशा आपकी कमजोरियों को छू रहा है या नहीं। लेकिन क्या मैनिपुलेशन से बचना पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। पहली और सबसे बड़ी शील्ड है अवेयरनेस। अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि कोई आपके गिल्ट, फियर या फ्लैटरी का यूज कर रहा है तो आप तुरंत मेंटल डिस्टेंस बना सकते हैं। दूसरा तरीका है असर्टिवनेस, यानी साफ और कॉन्फिडेंट तरीके से ना कहना सीखिए। मैनिपुलेटर्स क्लैरिटी से डरते हैं क्योंकि उनका खेल एम्बिग्विटी पर चलता है। एक और पावरफुल तरीका है बाउंड्रीज सेट करना। जब आप अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं तो मैनिपुलेटर के लिए उन बाउंड्रीज को क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऑथर यहां एक और गहरी बात बताते हैं, मैनिपुलेशन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। हम सब कभी कभी छोटे छोटे मैनिपुलेशंस करते हैं, जैसे बच्चों को खाना खिलाने के लिए कहना, अगर तुम खाना खा लोगे तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दूंगा। यह भी मैनिपुलेशन है, लेकिन हार्मलेस और कॉन्टेक्सचुअली पॉजिटिव। तो फर्क इंटेंशन का है। डार्क साइकोलॉजी में इंटेंशन सेल्फिश और एक्सप्लॉयटेटिव होता है। अब सोचिए, अगर इन्फ्लुएंस एक हल्की सी हवा है जो आपकी दिशा बदल देती है, तो मैनिपुलेशन एक इनविजिबल हाथ है जो आपकी स्टीयरिंग व्हील पकड़कर आपको अपनी मर्जी की राह पर मोड़ देता है। फर्क सटल है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। अब एक सवाल आपसे, क्या आपने कभी किसी इंसान को इतना डोमिनेंट पाया है कि आप बार बार उसकी बात मानते गए और बाद में रियलाइज हुआ कि आपने अपनी इच्छाओं को दबा दिया? अगर हां, तो जान लीजिए वो मैनिपुलेशन था। चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। हमने देखा कि मैनिपुलेशन इन्फ्लुएंस से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपकी भावनाओं और कमजोरियों को हथियार बनाया जाता है। गैसलाइटिंग, फियर, फ्लैटरी और गिल्ट ट्रिप्स जैसे टूल्स का इस्तेमाल होता है। इससे बचने का तरीका है अवेयरनेस, असर्टिवनेस और स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। और याद रखिए, मैनिपुलेशन हमेशा दूसरे की मर्जी पूरी करने के लिए होता है, जबकि सच्चा इन्फ्लुएंस आपकी भलाई में भी हो सकता है। तो अब अगले लेसन की तरफ चलते हैं, जहां हम बात करेंगे माइंड गेम्स की। और ये वो हिस्सा है जो आपके दिमाग को हिला देगा, क्योंकि यहां आप जानेंगे कि लोग बिना कुछ कहे भी आपके विचारों और डिसीजंस के साथ खेल सकते हैं। लेसन 3, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग बिना एक शब्द बोले भी आपके अंदर उलझन पैदा कर देते हैं? आप उनसे बात करते हैं और अचानक आपको लगता है कि आपकी सोच पर ही सवाल उठने लगे हैं। यही है माइंड गेम्स की दुनिया। डोमिनिक मैन कहते हैं, माइंड गेम्स वो साइकोलॉजिकल खेल हैं जहां मैनिपुलेटर सीधे आदेश नहीं देता, बल्कि सटल कंफ्यूजन, डाउट और इनडायरेक्ट टैक्टिक्स से आपके दिमाग को उलझाता है, ताकि अंत में आप वही करने लगें जो वो चाहता है। माइंड गेम्स की सबसे खतरनाक खासियत है एम्बिग्विटी, यानी अनिश्चितता। जब इंसान कंफ्यूज होता है तो वो क्लैरिटी की तलाश करता है, और मैनिपुलेटर यही मौके का फायदा उठाता है। वो खुद को क्लैरिटी का सोर्स बनाता है। सोचिए, एक ऑफिस का माहौल है। बॉस अपने जूनियर को एक प्रोजेक्ट देता है और कहता है, मुझे तो लगता है कि तुम ये काम संभाल लोगे, लेकिन अगर तुम फेल हो गए तो शायद तुम्हारे करियर पर असर पड़ सकता है।
अब सोचिए, जूनियर के दिमाग में कैसी उथल पुथल होगी। एक तरफ उसे लगा कि बॉस ने ट्रस्ट किया है, दूसरी तरफ उसे फेलियर और कॉन्सिक्वेंसेस का डर भी दिया गया। यह डबल बाइंड सिचुएशन है, यानी जो भी चॉइस लो, दोनों तरफ दबाव है। यही है माइंड गेम का कमाल। माइंड गेम सिर्फ वर्क प्लेस तक सीमित नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी ये आम है। कभी किसी पार्टनर ने जानबूझकर आपको इग्नोर किया हो ताकि आप बेचैन होकर उसका ध्यान मांगो, या फिर उसने वेग स्टेटमेंट्स दिए हों जैसे तुम कभी समझ ही नहीं पाते। ये सब छोटे छोटे इमोशनल टैक्टिक्स आपके दिमाग को क्वेश्चन मार्क से भर देते हैं, और जब आपका माइंड डाउट से भर जाता है तो आप मैनिपुलेटर पर ज्यादा डिपेंड करने लगते हैं। ऑथर बताते हैं कि माइंड गेम्स के पीछे 3 कोर प्रिंसिपल्स काम करते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट्स कंट्रोल। जब आप किसी को कंफ्यूज करते हैं तो वो क्लैरिटी के लिए आप पर निर्भर हो जाता है। अनसर्टेनिटी बिल्ड्स एंग्जाइटी। जब आउटकम अनप्रेडिक्टेबल हो तो इंसान ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है। मिक्स्ड सिग्नल्स कीप द ब्रेन ऑक्यूपाइड। एक ही समय पर कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस भेजना विक्टिम को मेंटल प्रिजन में डाल देता है। जरा इमेजिन कीजिए, कोई आपको बार बार मिक्स्ड फीडबैक दे। एक दिन कहे तुम कमाल का काम करते हो, और दूसरे दिन उसी काम पर बोले ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस डरने लगेगा कि आप कभी भी सही नहीं कर सकते। और गेस व्हाट, यही डर आपको उस व्यक्ति पर ज्यादा डिपेंडेंट बना देगा, क्योंकि आप वैलिडेशन उसी से चाहते रहेंगे। माइंड गेम्स का एक और पावरफुल तरीका है साइलेंट ट्रीटमेंट। किसी इंसान को जानबूझकर नजरअंदाज करना, उसके टेक्स्ट्स का जवाब न देना, अचानक डिस्टेंस बना लेना, ये सब विक्टिम के दिमाग को अंदर से खा जाता है। वो बार बार सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? वो मुझसे नाराज क्यों है? अब मुझे क्या करना चाहिए? और इसी एंग्जाइटी में विक्टिम खुद ही मैनिपुलेटर के पास जाकर माफी मांगता है, भले ही गलती उसकी ना हो। डोमिनिक मैन ये भी बताते हैं कि माइंड गेम्स हमेशा डायरेक्ट मैनिपुलेशन के लिए नहीं होते। कभी कभी ये पावर डायनामिक्स एस्टैब्लिश करने के लिए खेले जाते हैं, यानी मैनिपुलेटर सिर्फ ये टेस्ट करना चाहता है कि उसके पास आपके ऊपर कितना कंट्रोल है। अगर आप उसके सटल माइंड गेम्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते तो वो समझ जाता है कि आप उसकी स्ट्रिंग पर चल सकते हैं। अब सवाल है, आप इन माइंड गेम्स से कैसे बचें? सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस और सेल्फ ट्रस्ट। जब कोई इंसान आपको बार बार कंफ्यूज करे तो सबसे पहले अपनी रियलिटी को वैलिडेट कीजिए। अपने आप से कहिए, मैं अपनी परसेप्शन पर भरोसा करता हूं, क्योंकि मैनिपुलेटर का पहला टारगेट ही आपका सेल्फ ट्रस्ट तोड़ना होता है। दूसरा तरीका है डायरेक्ट कम्युनिकेशन। अगर कोई आपको वेग या मिक्स्ड सिग्नल्स देता है तो साफ और सीधे सवाल पूछिए, क्या आप मुझसे नाराज हैं, या क्या आप कहना चाहते हैं कि मैं ये काम अलग तरीके से करूं? मैनिपुलेटर्स एम्बिग्विटी में पनपते हैं, क्लैरिटी में उनकी पावर घट जाती है। तीसरा तरीका है इमोशनल डिटैचमेंट, यानी हर बार रिएक्शन मत दीजिए। जब कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे तो तुरंत गिल्टी फील करने के बजाय कामली ऑब्जर्व कीजिए। आपका काल्म रहना मैनिपुलेटर को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि उसे एक्सपेक्टेड रिएक्शन नहीं मिलता। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी है। ऑथर कहते हैं, माइंड गेम्स को समझना सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। अगर आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि लोग किस तरह माइंड गेम्स खेलते हैं, तो आप खुद कॉन्शियसली हेल्थी कम्युनिकेशन बना सकते हैं और अपने रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल लाइफ में क्लैरिटी ला सकते हैं। एक छोटी सी बात और, माइंड गेम्स का शिकार सिर्फ वो लोग नहीं होते जो इमोशनली वीक हों। कई बार हाईली इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट लोग भी इसके ट्रैप में फंस जाते हैं, क्योंकि माइंड गेम्स इंटेलिजेंस पर नहीं बल्कि इमोशंस और डाउट्स पर ऑपरेट करते हैं। अब आप खुद सोचिए, कितनी बार आपने अपने जीवन में किसी का माइंड गेम एक्सपीरियंस किया है? हो सकता है वो दोस्त रहा हो जिसने आपको गिल्ट फील करवाया, या कोई पार्टनर जिसने आपको बार बार साइलेंस से टॉर्चर किया, या फिर कोई बॉस जिसने मिक्स्ड मैसेजेस दिए। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आप डार्क साइकोलॉजी की उस दुनिया की झलक पा चुके हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग सच में जानते हैं। चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। हमने देखा कि
माइंड गेम्स कैसे कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी और मिक्स्ड सिग्नल्स के जरिए दिमाग को उलझा देते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट, डबल बाइंड सिचुएशंस और वेग फीडबैक जैसे टूल से मैनिपुलेटर धीरे धीरे विक्टिम को डिपेंडेंट बना देता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है अवेयरनेस, क्लैरिटी और इमोशनल डिटैचमेंट। और याद रखिए, जब तक आप अपनी परसेप्शन पर भरोसा रखते हैं, कोई भी आपके दिमाग को लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब अगले लेसन की तरफ चलते हैं, जहां हम पहुंचेंगे माइंड कंट्रोल की दुनिया में। और ये वो जगह है जहां डार्क साइकोलॉजी अपने सबसे गहरे, सबसे खतरनाक रूप में सामने आती है, क्योंकि यहां खेल सिर्फ कंफ्यूजन का नहीं, बल्कि आपके पूरे सबकॉन्शियस पर कब्जा करने का है। लेसन 4। अब तक हमने इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन और माइंड गेम्स के बारे में समझा। इन्फ्लुएंस आपको सटली गाइड करता है, मैनिपुलेशन आपकी भावनाओं का फायदा उठाता है और माइंड गेम्स आपकी सोच को उलझाते हैं। लेकिन माइंड कंट्रोल, यह इन सबसे कहीं आगे की चीज है। यह आपके सबकॉन्शियस में प्रवेश करता है और वहां ऐसे सीड्स बो देता है जो धीरे धीरे आपके डिसीजंस, आपके बिलीफ्स और यहां तक कि आपकी आइडेंटिटी को शेप कर देते हैं। डोमिनिक मैन कहते हैं, माइंड कंट्रोल तब होता है जब कोई इंसान न केवल आपके एक्शंस को गाइड करता है, बल्कि आपकी परसेप्शन और सोच की जड़ों को भी बदल देता है। और यही इसे डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार बनाता है। सोचिए, अगर कोई आपको एक दिन झूठ बोले तो शायद आप पकड़ लेंगे। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करे तो इवेंचुअली आपको डाउट होगा। लेकिन अगर कोई धीरे धीरे आपके बिलीफ्स को ही बदल दे तो क्या होगा? आपको लगेगा कि यही आपकी अपनी सोच है, जबकि असल में वो किसी और की डाली हुई प्रोग्रामिंग है। माइंड कंट्रोल की जड़ें बहुत गहरी हैं। इसका पहला प्रिंसिपल है रेपिटेशन। सबकॉन्शियस माइंड किसी भी रिपीटेड मैसेज को इवेंचुअली सच मान लेता है। यही कारण है कि प्रोपेगेंडा काम करता है। जब कोई आइडिया बार बार अलग अलग रूपों में आपके सामने आता है, तो आपका माइंड उसे अपनी रियलिटी का हिस्सा बना लेता है। जैसे इतिहास में कई बार लीडर्स ने बार बार एक ही नैरेटिव दोहराया, हम दुश्मनों से घिरे हैं, हम खास हैं, सिर्फ मैं ही आपको बचा सकता हूं, और लोगों ने इवेंचुअली उसे सच मान लिया। यह सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं था, यह माइंड कंट्रोल था। दूसरा प्रिंसिपल है एसोसिएशन, यानी आपके दिमाग को किसी कॉन्सेप्ट को किसी स्पेसिफिक इमोशन के साथ जोड़ देना। इमेजिन कीजिए, अगर आपको बार बार बताया जाए कि सफलता का मतलब कंपटीशन जीतना है, और हर बार सक्सेस को अप्लॉज और रिवॉर्ड से एसोसिएट किया जाए, तो धीरे धीरे आपके अंदर सक्सेस की डेफिनेशन नैरो हो जाएगी। आप खुद सोचने के बजाय उसी प्रोग्राम डेफिनेशन पर चलेंगे। तीसरा प्रिंसिपल है आइसोलेशन। ऑथर बताते हैं कि जब मैनिपुलेटर या कंट्रोलिंग सिस्टम आपको ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट से आइसोलेट कर देता है, तो आपका माइंड धीरे धीरे एक ही नैरेटिव में बंध जाता है। कल्ट ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं। विक्टिम को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर दो और फिर उसके माइंड को स्लोली रीप्रोग्राम करो। माइंड कंट्रोल सिर्फ बड़े सिस्टम्स में नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी काम करता है। मान लीजिए, एक टॉक्सिक पार्टनर लगातार आपको कहता है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और साथ ही आपको बार बार ये फील करवाता है कि तुम्हारे डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं। धीरे धीरे आपके माइंड में ये बिलीफ बनने लगता है कि सच में आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेने में कमजोर हैं। यही है सटल माइंड कंट्रोल। अब आते हैं माइंड कंट्रोल के सबसे खतरनाक हथियार पर, हिप्नोटिक लैंग्वेज। हिप्नोसिस सिर्फ स्टेज शोज तक सीमित नहीं है। हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स जैसे एम्बेडेड कमांड्स, तुम अभी रिलैक्स फील कर रहे हो, पेसिंग, तुम सुन रहे हो, तुम महसूस कर रहे हो, और धीरे धीरे तुम गहराई में जा रहे हो, सबकॉन्शियस को बाईपास करके सीधे माइंड में इंस्ट्रक्शंस डालते हैं। डोमिनिक मैन बताते हैं कि स्किल्ड कम्युनिकेटर्स हिप्नोटिक पैटर्न्स का इस्तेमाल करके लोगों को एक्शंस लेने पर मजबूर कर सकते हैं। यह इतना सटल होता है कि शिकार को लगता है कि उसने खुद डिसीजन लिया है, लेकिन असल में उसके सबकॉन्शियस को गाइड किया गया होता है। अब सवाल है, इससे बचना कैसे पॉसिबल है?
क्या कोई भी इंसान माइंड कंट्रोल से बच सकता है? ऑथर कहते हैं, माइंड कंट्रोल से बचने का पहला कदम है क्रिटिकल थिंकिंग। जब भी कोई आइडिया या मैसेज रिपीटेडली आपके सामने आए तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरी सोच है या किसी ने मुझे बार बार यही बिलीव कराया है? तरीका है डाइवर्स एक्सपोजर, यानी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पढ़िए, सुनिए, लोगों से बातचीत कीजिए। आइसोलेशन माइंड कंट्रोल को मजबूत करता है, जबकि एक्सपोजर उसे तोड़ देता है। तीसरा तरीका है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपके बिलीफ्स कैसे बने हैं, तो आप कॉन्शियसली डिसाइड कर सकते हैं कि किन्हें रखना है और किन्हें छोड़ना है। यहां एक बेहद पावरफुल पॉइंट ऑथर देते हैं, आपका सबकॉन्शियस न्यूट्रल है, वो वही एक्सेप्ट करता है जो उसे बार बार दिया जाता है। इसलिए अगर आप खुद अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव अफर्मेशंस और कंस्ट्रक्टिव बिलीफ्स देंगे तो कोई मैनिपुलेटर आसानी से उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अब सोचिए, हर रोज आप अपने दिमाग को किस तरह के मैसेजेस देते हैं, नेगेटिव या एम्पावरिंग? क्योंकि अगर आप खुद अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम नहीं कर रहे तो कोई और जरूर करेगा। माइंड कंट्रोल के पीछे एक और ट्रूथ है, यह सिर्फ दूसरों द्वारा कंट्रोल होने का मामला नहीं है, बल्कि सेल्फ मास्टरी का भी है। अगर आप अपनी हैबिट्स, इमोशंस और बिलीफ्स पर कंट्रोल पा लें तो आप खुद को बाहरी मैनिपुलेशन से लार्जली इम्यून बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए, एक इंसान जिसे बार बार कहा गया कि तुम इस एग्जाम में कभी पास नहीं हो सकते, अगर वो बार बार यही मैसेज एक्सेप्ट करता है तो इवेंचुअली उसका माइंड सच में मान लेगा और उसका परफॉर्मेंस गिर जाएगा। लेकिन अगर वही इंसान कॉन्शियसली अफर्म करे, मैं केपेबल हूं, मैं रोज मेहनत कर रहा हूं और मैं सक्सीड करूंगा, तो उसका सबकॉन्शियस नया प्रोग्राम स्वीकार कर लेगा। यही सेल्फ अप्लाइड माइंड कंट्रोल है, जो डार्क साइकोलॉजी की जगह लाइट साइकोलॉजी बन जाता है। चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। हमने समझा कि माइंड कंट्रोल इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन से कहीं ज्यादा गहरा है, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करता है। रेपिटेशन, एसोसिएशन, आइसोलेशन और हिप्नोटिक लैंग्वेज इसके मुख्य हथियार हैं। इससे बचने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्स एक्सपोजर और सेल्फ अवेयरनेस बेहद जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप खुद अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव रूप से कंट्रोल करते हैं तो आप दूसरों के नेगेटिव कंट्रोल से लार्जली सुरक्षित रहते हैं। और अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम उतरेंगे एक और खतरनाक टेरिटरी में, ब्रेन वॉशिंग। और वहां आप जानेंगे कि कैसे सिस्टमेटिक तरीके से इंसान की पर्सनैलिटी और बिलीफ्स को पूरी तरह बदल दिया जाता है। लेसन 5 हमें ले जाता है डार्क साइकोलॉजी की उस दुनिया में जहां इंसानों की आत्मा तक को कैप्चर कर लिया जाता है। ब्रेन वॉशिंग सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है, एक ऐसा हथियार जो बिना बंदूक, बिना चाकू और बिना किसी फिजिकल वायलेंस के किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। अब सवाल उठता है कि ये काम कैसे होता है। कोई भी इंसान अपनी सोच, अपने प्रिंसिपल्स और बिलीफ्स इतनी आसानी से तो छोड़ता नहीं, पर ब्रेन वॉशिंग करने वाले जानते हैं कि माइंड की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, रेपिटेशन और कंडीशनिंग। जब किसी इंसान को बार बार वही बातें, वही आइडियाज सुनाए जाते हैं और बाकी सभी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन उससे काट दिए जाते हैं, तो धीरे धीरे उसका दिमाग ऑल्टरनेटिव सोच को एक्सेप्ट करने लगता है। चलिए इसको एक कहानी के जरिए और गहराई से समझते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत से युद्धबंदी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, कैद में रखे गए। उनमें से कई सोल्जर्स ने बाद में कहा कि उन्होंने कभी टॉर्चर से हार नहीं मानी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा तोड़ा सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग ने। महीनों तक आइसोलेशन, नींद की डिप्रिवेशन, बार बार वही प्रोपेगेंडा स्पीचेस और गिल्ट शेम टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके उन्हें इस कदर वीक बना दिया गया कि उनकी वफादारी अपने देश से हटकर दुश्मन के पक्ष में चली गई। सोचिए, एक ट्रेन्ड सोल्जर जिसने हथियार के डर से भी हार नहीं मानी, वो माइंड मैनिपुलेशन के सामने हार गया। यही है ब्रेन वॉशिंग की असली ताकत। ब्रेन वॉशिंग आमतौर पर कुछ कॉमन स्टेप्स में की जाती है। पहला स्टेप है आइसोलेशन, व्यक्ति को उसके परिवार, दोस्तों और सपोर्ट सिस्टम से दूर कर देना। जब इंसान अकेला पड़ता है तो उसकी सोच पर सवाल उठाना आसान हो जाता है।
दूसरा स्टेप है रिपीटेड मैसेजेस, बार बार वही बातें, वही आइडियाज सुनाना। धीरे धीरे रेपिटेशन से दिमाग उन्हें सच मानने लगता है। तीसरा स्टेप है ऑथोरिटी का इस्तेमाल। जब कोई पावरफुल फिगर, कोई लीडर या कोई गुरु किसी बात को अल्टीमेट ट्रूथ की तरह प्रेजेंट करता है तो फॉलोअर के दिमाग में डाउट की जगह नहीं बचती। चौथा स्टेप है गिल्ट और शेम का वेपन। व्यक्ति को यह महसूस कराना कि वो गलत है, पापी है या बेकार है, और फिर सॉल्यूशन उसी मैनिपुलेटर के पास है। यह गिल्ट साइकिल व्यक्ति को और गहरे कंट्रोल में ले जाता है। पांचवा स्टेप है फिजिकल कंट्रोल, जैसे नींद कम कर देना, भोजन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना या कभी कभी हार्श पनिशमेंट देना। जब शरीर कमजोर पड़ता है तो दिमाग का रेजिस्टेंस भी टूट जाता है। अब गौर कीजिए कि ये टेक्निक्स सिर्फ युद्ध में या कल्ट्स में ही इस्तेमाल नहीं होती। कई अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। पार्टनर बार बार गिल्ट ट्रिपिंग करता है, इमोशनल आइसोलेशन करता है और धीरे धीरे विक्टिम को यकीन दिला देता है कि उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ उसी पार्टनर पर डिपेंड है। इसी तरह कल्ट ग्रुप्स में मेंबर्स को लगातार लेक्चर्स, चांट्स और ग्रुप प्रेशर के जरिए ब्रेन वॉश किया जाता है। धीरे धीरे मेंबर अपनी सोच खो देता है और ग्रुप की सोच को ही अपना सच मान लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ब्रेन वॉशिंग से बचा जा सकता है? डोमिनिक मैन कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको अपने माइंड की रक्षा करनी होगी। सबसे पहले अवेयरनेस जरूरी है। जब आपको पता है कि कोई बार बार रेपिटेशन या गिल्ट का इस्तेमाल कर रहा है तो आप सतर्क हो जाते हैं। दूसरा, कभी भी खुद को पूरी तरह से आइसोलेट मत होने दीजिए। सपोर्ट सिस्टम यानी अपने परिवार, दोस्तों और ट्रस्टेड लोगों से जुड़े रहना आपको ब्रेन वॉशिंग से बचाता है। और तीसरा, क्रिटिकल थिंकिंग को हमेशा अलाइव रखिए। हर बात को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट मत कीजिए। सवाल पूछना और लॉजिकल एनालिसिस करना ब्रेन वॉशिंग के अगेंस्ट सबसे बड़ा शील्ड है। याद रखिए, ब्रेन वॉशिंग तभी काम करता है जब विक्टिम अनअवेयर हो। जैसे ही अवेयरनेस आती है उसका असर धीरे धीरे टूटने लगता है। तो चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। लेसन 5 हमें यह सिखाता है कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ फिल्मों का कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड में एक पावरफुल वेपन है। यह स्टेप बाय स्टेप कंडीशनिंग के जरिए इंसान की सोच और आइडेंटिटी को पूरी तरह बदल देता है। आइसोलेशन, रेपिटेशन, गिल्ट शेम टैक्टिक्स और अथॉरिटी का मिसयूज इसका हिस्सा है। लेकिन अगर हम अवेयर रहें, क्रिटिकल सोचें और खुद को आइसोलेट न होने दें तो इस डार्क वेपन से बच सकते हैं। और अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे एक और खतरनाक साइकोलॉजिकल टेक्निक के बारे में, कोवर्ट इमोशनल मैनिपुलेशन। वहां आप देखेंगे कि कैसे लोग आपको बिना जाने, बिना समझे आपकी ही भावनाओं के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेसन 5 का अंत आपने देखा कि ब्रेन वॉशिंग कैसे सिस्टमैटिक तरीके से इंसान की सोच को कैप्चर कर लेता है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब किसी का दिमाग इस तरह कंट्रोल कर लिया जाए तो अगला स्टेप क्या होता है? तो चलिए लेसन 6 में बढ़ते हैं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन के गहरे साइकोलॉजिकल हथियार। सोचिए, जब कोई इंसान पहले ही ब्रेन वॉशिंग के जरिए कमजोर बना दिया गया हो तो उसका दिल और दिमाग एक ओपन किताब बन जाता है। और यहीं से शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन का असली खेल। डोमिनिक मैन इस हिस्से में बताते हैं कि मैनिपुलेटर सिर्फ आपके एक्शंस को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि आपकी इमोशंस को ही वेपन बना देता है। इमोशंस आर द इजीएस्ट स्ट्रिंग्स टू पुल एंड वंस यू मास्टर देम, यू मास्टर द पर्सन। सबसे पहले समझिए गिल्ट ट्रिपिंग। ये एक ऐसा हथियार है जहां आपको इस तरह महसूस कराया जाता है कि आप ही हर समस्या की जड़ हैं। तुम्हारी वजह से ये हुआ, या अगर तुम सच में केयर करते तो ये करते। ऐसे वाक्य आपको इमोशनली कमजोर करते हैं और आप अनजाने में वो करने लगते हैं जो दूसरा चाहता है। फिर आता है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये शायद सबसे खतरनाक टेक्निक्स में से एक है, क्योंकि यहां मैनिपुलेटर कुछ कहता ही नहीं, वो बस चुप हो जाता है और उस साइलेंस में आपकी बेचैनी, आपकी एंजाइटी बढ़ती जाती है। आप खुद सोचने लगते हैं कि मैंने क्या गलत कर दिया,
और इस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए आप खुद ही उनकी शर्तें मान लेते हैं। इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन का तीसरा वेपन है लव बॉम्बिंग और विथड्रॉल। शुरू में वो आपको इतना प्यार, इतना अटेंशन और इतनी पॉजिटिविटी देंगे कि आपको लगेगा जैसे आपने जिंदगी का सबसे सही इंसान पा लिया है। लेकिन अचानक वो कोल्ड हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं और आप उनके प्यार की लत में एक एडिक्ट की तरह फिर से वही अफेक्शन पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये टैक्टिक्स आपको एक पपेट बना देते हैं, जहां हर स्ट्रिंग मैनिपुलेटर के हाथ में होती है। अब सवाल उठता है, कोई इंसान इतना डीप इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन क्यों करता है? डोमिनिक मैन बताते हैं कि मैनिपुलेटिव लोग कंट्रोल और पावर के भूखे होते हैं। वो रिलेशनशिप्स को कभी बराबरी के रूप में नहीं देखते, बल्कि चेस बोर्ड की तरह देखते हैं, जहां हर इंसान एक मोहरा है। और अगर आप स्ट्रांग नहीं हैं, तो आप उनके हाथों की सबसे आसान चाल बन जाते हैं। लेकिन यहां एक जरूरी इंसाइट है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है। इसका इस्तेमाल ऑर्गेनाइजेशंस, कल्ट्स और यहां तक कि पॉलिटिक्स में भी किया जाता है। लोगों की होप, फियर और गिल्ट को इस तरह एक्सप्लॉइट किया जाता है कि मैसेज भी उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं जहां मैनिपुलेटर चाहता है। अब जरा सोचिए, ब्रेन वॉशिंग और इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? एक इंसान को आइडेंटिटी से अलग करना और फिर उसकी इमोशंस को वेपन बना लेना, यही है डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक फेस। तो चलिए इस लेसन को समराइज करते हैं। हमने सीखा कि गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और लव बॉम्बिंग जैसे टूल्स किसी भी इंसान को इमोशनली डिपेंडेंट बना सकते हैं। ये टैक्टिक्स रिलेशनशिप, कल्ट और पॉलिटिक्स हर जगह यूज होती हैं, और अगर आपको इनकी पहचान नहीं है तो आप अनजाने में किसी और की चेस बोर्ड पर पॉन बन सकते हैं। तो अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे मैनिपुलेशन और परसुएशन के बीच की बारीक रेखा, यानी कब इन्फ्लुएंस नॉर्मल परसुएशन होता है और कब वो एक खतरनाक मैनिपुलेशन में बदल जाता है। पिछले लेसन में हमने देखा कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन कैसे गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और लव बॉम्बिंग जैसे हथियारों से किसी इंसान को कमजोर बना देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि हर इन्फ्लुएंस मैनिपुलेशन ही तो नहीं होता, है ना? कुछ इन्फ्लुएंस पॉजिटिव भी होते हैं। तो फर्क कहां है? यही फर्क समझना ही लेसन 7 का कोर है, मैनिपुलेशन और परसुएशन के बीच की बारीक रेखा। डोमिनिक मैन कहते हैं, हर इंसान इन्फ्लुएंस करता है, लेकिन फर्क इंटेंशन और एथिक्स का होता है। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। सोचिए, आप अपने दोस्त को समझा रहे हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज से उसकी हेल्थ बेहतर होगी। आप उसे फैक्ट्स बताते हैं, उसे मोटिवेट करते हैं, शायद अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। ये है परसुएशन, यानी ऐसा इन्फ्लुएंस जिसमें सामने वाले की भलाई भी छुपी है। लेकिन अब मान लीजिए कोई मैनिपुलेटर उसी दोस्त से कहे, अगर तुम जिम नहीं गए तो तुम लूजर कहलाओगे और शायद मैं तुमसे दूरी बना लूं। यहां बात हेल्थ इंप्रूवमेंट की नहीं है, बल्कि गिल्ट और फियर का इस्तेमाल करके उसे मजबूर किया जा रहा है। यही है मैनिपुलेशन। अब ध्यान दीजिए, परसुएशन और मैनिपुलेशन दोनों ही दिमाग पर असर डालते हैं, लेकिन इनकी बाउंड्रीज अलग हैं। परसुएशन फैक्ट्स और लॉजिक से माइंड को एंगेज करता है। मैनिपुलेशन इमोशंस और फियर्स को एक्सप्लॉइट करता है। परसुएशन सामने वाले की चॉइस को रिस्पेक्ट करता है। मैनिपुलेशन चॉइस का इल्यूजन देकर भी कंट्रोल अपने पास रखता है। डोमिनिक मैन यहां एक और गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि मैनिपुलेटर अक्सर परसुएशन का नकाब पहनता है, यानी वो आपको लगेगा कि वो आपकी मदद कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपनी डिपेंडेंसी में फंसा लेगा। यही रीजन है कि लोग अक्सर कह नहीं पाते कि ये मैनिपुलेशन है, क्योंकि सरफेस पर वो परसुएशन जैसा लगता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सोचिए। एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में अक्सर परसुएशन और मैनिपुलेशन का ब्लेंड दिखता है। कोई ब्रांड कहता है, हमारा प्रोडक्ट आपकी लाइफ को आसान बना देगा। यह परसुएशन है। लेकिन अगर वो ब्रांड आपके इनसिक्योरिटी को टारगेट करके कहे, अगर आपने ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो लोग आपको आउटडेटेड समझेंगे, तो ये मैनिपुलेशन है। अब सवाल है कि आप इसे कैसे पहचानें। डोमिनिक मैन 3 रेड फ्लैग्स बताते हैं।
अगर कोई आपकी फीलिंग्स को बार बार गिल्ट, फियर या इनसिक्योरिटी से ट्रिगर करता है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट में फैक्ट्स कम और इमोशंस ज्यादा यूज करता है, अगर आपको लगे कि चॉइस आपके हाथ में है लेकिन असल में आप मजबूर महसूस कर रहे हैं, यहीं पर अवेयरनेस सबसे बड़ी शील्ड बनती है। जैसे ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कोई इन्फ्लुएंस आपके भले के लिए है या सिर्फ मैनिपुलेटर के कंट्रोल के लिए, वैसे ही आप अपनी मेंटल फ्रीडम बचा सकते हैं। अब इस लेसन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पर्सुएशन अपने आप में बुरा नहीं है। असल में पर्सुएशन जिंदगी का हिस्सा है। टीचर्स, लीडर्स, दोस्तों और फैमिली सब इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्क यह है कि हेल्थी पर्सुएशन आपको एम्पावर करता है, जबकि मैनिपुलेशन आपको डिपेंडेंट बना देता है। एक गहरी लाइन याद रखिए, मैनिपुलेशन स्टील्स योर फ्रीडम, पर्सुएशन स्ट्रेंथन्स इट। तो चलिए इस लेसन को समराइज करते हैं। पर्सुएशन और मैनिपुलेशन में फर्क उनकी इंटेंशंस और मेथड्स में है। पर्सुएशन फैक्ट्स और रिस्पेक्ट से काम करता है, मैनिपुलेशन गिल्ट और फियर से। और अगर आप रेड फ्लैग्स पहचान लें तो आप किसी भी मैनिपुलेटर के ट्रैप से बच सकते हैं। तो अब अगले लेसन की तरफ चलते हैं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे गैसलाइटिंग रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके इंसान की परसेप्शन को तोड़ने की सबसे खतरनाक टेक्निक। अब तक हमने देखा कि पर्सुएशन और मैनिपुलेशन के बीच कितना सटल लेकिन इंपॉर्टेंट फर्क है। लेकिन दोस्तों, मैनिपुलेटर सिर्फ गिल्ट, फियर या फेक लव से ही खेल नहीं खेलता। उसका सबसे खतरनाक हथियार है गैसलाइटिंग। लेसन 8 इसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक को खोलने वाला है। डोमिनिक मान कहते हैं, गैसलाइटिंग ऐसा साइकोलॉजिकल कंट्रोल है जिसमें मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपके रियलिटी की डेफिनेशन बदल देता है। सोचिए, आपके साथ कुछ हुआ, आपने उसे क्लियरली एक्सपीरियंस किया, लेकिन मैनिपुलेटर कहे, नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, तुम्हें गलत याद है। धीरे धीरे आप खुद अपनी मेमोरी और जजमेंट पर शक करने लगते हो। यही है गैसलाइटिंग, एक ऐसा इनविजिबल हथियार जो इंसान को खुद से डिस्कनेक्ट कर देता है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक पति रोज अपनी पत्नी से हार्श वर्ड्स बोलता है। पत्नी शिकायत करती है, तुम मुझसे रूड बात करते हो। पति कहता है, अरे ये तो तुम्हारा डिल्यूजन है, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ही हमेशा ओवर सेंसिटिव हो। कुछ हफ्तों बाद वही पत्नी सोचने लगती है, शायद सच में मैं ही बहुत सेंसिटिव हूं, शायद मैं ही गलत हूं। और यहीं से वो अपनी सेल्फ ट्रस्ट खोने लगती है। यही है गैसलाइटिंग का असर। विक्टिम अपनी मेमोरीज पर भरोसा करना बंद कर देता है। वो हर बार मैनिपुलेटर से ही अप्रूवल लेने लगता है। उसकी कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कोलैप्स होने लगती है। गैसलाइटिंग को समझने के लिए हमें 3 स्टेजेस को पहचानना होगा। पहला स्टेज, डिनायल। मैनिपुलेटर आपके क्लियर एक्सपीरियंस को डिनाई करता है। दूसरा स्टेज, डिस्टॉर्शन। वो आपके वर्ड्स या एक्शंस को ट्विस्ट करके ऐसा दिखाता है जैसे गलती आपकी है। तीसरा स्टेज, डिपेंडेंसी। आप बार बार सोचते हैं कि शायद आप ही गलत हैं और मैनिपुलेटर सही है, और इस तरह आप रियलिटी वैलिडेट करने के लिए उसी पर डिपेंड होने लगते हैं। डोमिनिक मैन कहते हैं कि गैसलाइटिंग सिर्फ रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, ये वर्क कल्चर, पॉलिटिक्स और इवन मीडिया में भी होता है। सोचिए, जब कोई अथॉरिटी बार बार कहे, आपके सामने जो सच दिख रहा है वो सच नहीं है, और इवेंचुअली लोग अपने ही ऑब्जर्वेशंस पर शक करने लगते हैं। यही रीजन है कि गैसलाइटिंग को सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर टेक्निक कहा जाता है। अब सवाल है, गैसलाइटिंग से कैसे बचा जाए? इसके लिए कुछ मेंटल एंकर्स जरूरी हैं। अपने एक्सपीरियंसेस को लिखना शुरू कीजिए। जब मैनिपुलेटर आपके मेमोरी को चैलेंज करे तो आपके पास रिकॉर्ड होगा। अपने ट्रस्टेड सर्कल से अपनी परसेप्शन को वैलिडेट कीजिए। अपने गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। अगर बार बार लगे कि कोई आपकी रियलिटी डिस्टॉर्ट कर रहा है तो उस सिग्नल को सीरियसली लीजिए। एक लाइन में समझिए, गैसलाइटिंग का असली उद्देश्य आपके दिमाग को कंफ्यूज करके कंट्रोल हासिल करना है, और इससे बचने का रास्ता है क्लैरिटी और एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं।
गैसलाइटिंग मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक फॉर्म है, जिसमें विक्टिम धीरे धीरे अपने ही दिमाग पर शक करने लगता है। इसका वेपन है डिनायल, डिस्टॉर्शन और डिपेंडेंसी, और इसका एंटीडोट है अवेयरनेस, सेल्फ ट्रस्ट और एक्सटर्नल वैलिडेशन। अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे स्कैरसिटी प्रिंसिपल, कैसे कमी और अर्जेंसी का इल्यूजन आपके डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर लेता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं लेसन 9 पर, और ये लेसन शायद आपके रोजमर्रा के डिसीजंस की साइकोलॉजी को बिल्कुल नए नजरिए से दिखाएगा। डोमिनिक मैन बताते हैं कि मैनिपुलेटर का एक और खतरनाक हथियार है स्कैरसिटी प्रिंसिपल, यानी कमी का इल्यूजन पैदा करके लोगों को ऐसा महसूस कराना कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो सब खो जाएगा। सोचिए, आपने कितनी बार ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर देखा है ओनली 2 आइटम्स लेफ्ट इन स्टॉक, या फिर ट्रैवल बुकिंग साइट पर लिखा आता है 10 पीपल आर व्यूइंग दिस होटल राइट नाउ। अचानक आपके अंदर अर्जेंसी पैदा हो जाती है और आप सोचते हो, अगर अभी बुक नहीं किया तो मैं चांस खो दूंगा। यही स्कैरसिटी प्रिंसिपल है। डोमिनिक मैन कहते हैं, ह्यूमन माइंड नेचुरली उस चीज की वैल्यू बढ़ा देता है जो रेयर या लिमिटेड दिखाई देती है। यही कारण है कि मैनिपुलेटर स्कैरसिटी का इल्यूजन क्रिएट करके आपके डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर लेता है। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक शहर में एक मशहूर सेल्समैन था। वो हर बार ग्राहकों से कहता, ये प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन है, सिर्फ 5 पीसेस बाकी हैं, अगर आज नहीं लिया तो कल शायद चांस ना मिले। लोग भले ही उन्हें प्रोडक्ट की जरूरत ना हो, फिर भी उसे खरीद लेते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में स्कैरसिटी का इल्यूजन डाल दिया गया था। वो सेल्समैन हर बार नए कस्टमर को यही ट्रिक रिपीट करता, और इंटरेस्टिंगली कभी भी उसके पास सच में लिमिटेड पीसेस नहीं थे, लेकिन लोगों का दिमाग शॉर्टेज सुनते ही पैनिक मोड में चला जाता था। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। कमी का इल्यूजन हमारी रैशनल सोच को बायपास कर देता है। हम रेयर चीजों को ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल मान लेते हैं। स्कैरसिटी अर्जेंसी पैदा करती है, जिससे हम इंपल्सिव डिसीजन लेने लगते हैं। अब सोचिए, रिलेशनशिप्स में भी यही ट्रिक कैसे प्ले होती है। कई बार मैनिपुलेटर अपने पार्टनर से कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। यह स्टेटमेंट एक स्कैरसिटी इल्यूजन क्रिएट करता है, मैं तुम्हें खो दूंगा, और यही डर विक्टिम को मैनिपुलेटर के कंट्रोल में ले आता है। स्कैरसिटी प्रिंसिपल से बचने का तरीका क्या है? डोमिनिक मैन 3 स्ट्रॉन्ग स्टेप्स बताते हैं। पहला, हर बार जब आपको लगे कि डिसीजन अर्जेंसी में लेना पड़ रहा है तो रुकिए, पॉज लीजिए। याद रखिए कि अर्जेंसी अक्सर आर्टिफिशियल होती है। दूसरा, स्कैरसिटी को फैक्ट चेक कीजिए, सच में वो चीज लिमिटेड है या सिर्फ इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। तीसरा, अपने डिसीजन का कारण लिखिए। अगर रीजन सिर्फ कमी का डर है तो डिसीजन पोस्टपोन कीजिए। एक और इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि स्कैरसिटी सिर्फ फिजिकल गुड्स तक सीमित नहीं है। टाइम स्कैरसिटी, अटेंशन स्कैरसिटी और अपॉर्चुनिटी स्कैरसिटी भी उतना ही पावरफुल वेपन है। कई बार ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं ये ऑफर सिर्फ 24 घंटे तक है। कई बार मैनिपुलेटर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए बस अभी टाइम है, बाद में नहीं। कई बार सोसाइटी भी कहती है, अगर अभी सेटल नहीं हुए तो जिंदगी का मौका चला जाएगा। लेकिन सच ये है कि ये स्कैरसिटी ज्यादातर सोशली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन्स हैं। तो दोस्तों, इस लेसन को समराइज करते हैं। स्कैरसिटी प्रिंसिपल मैनिपुलेशन का ऐसा हथियार है जिसमें कमी और अर्जेंसी का इल्यूजन क्रिएट करके आपके दिमाग को हाईजैक कर लिया जाता है। आप रेयर चीजों को ऑटोमेटिकली ज्यादा वैल्यूएबल मान लेते हैं और फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के कारण इंपल्सिव डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन इससे बचने का रास्ता है पॉज लेना, फैक्ट चेक करना और डिसीजन को रीजन बेस्ड बनाना। अब अगले लेसन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट बायस कैसे मैनिपुलेटर आपको धीरे धीरे ट्रैप करता है, ताकि आप खुद ही उसके जाल से निकलना मुश्किल समझने लगें। पिछले लेसन में हमने देखा कि कैसे मेंटल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध एक ऐसा हथियार है जिससे बिना खून खराबे के भी इंसानों को हराया जा सकता है।
लेकिन अब हम उतरने वाले हैं उस हिस्से में जो इस किताब के सबसे गहरे और डरावने कॉन्सेप्ट्स में से एक है, और वो है डार्क ट्रायड पर्सनालिटी। अब जरा सोचिए, अगर किसी इंसान में सिर्फ एक बुरी आदत हो तो शायद समाज उसे संभाल ले, लेकिन अगर उसके भीतर 3 सबसे खतरनाक पर्सनालिटी ट्रेट्स एक साथ हों, यानी नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी, तो वो इंसान किसी और के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बन जाता है। डोमिनिक मैन बताते हैं कि डार्क ट्रायड को समझना जरूरी है, क्योंकि ये ट्रेट्स सिर्फ क्रिमिनल्स या डिक्टेटर्स में ही नहीं मिलते, बल्कि हमारे आसपास भी कई लोग अननोइंगली इन्हें कैरी करते हैं। और अगर आप इन्हें पहचानना नहीं सीखते तो आप इनके शिकार भी बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नार्सिसिज्म की। नार्सिसिस्टिक इंसान की दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, खुद वो। उन्हें दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपने ईगो और अपनी इमेज को बचाने के लिए जीते हैं। ऐसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट करके वैलिडेशन हासिल करते हैं, और अगर उन्हें रिस्पेक्ट ना मिले तो वो एग्रेशन पर उतर आते हैं। एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप आपको धीरे धीरे हॉलो कर देती है, क्योंकि वो आपकी जगह सिर्फ खुद को ऊपर उठाना चाहते हैं। अब आते हैं मैकियावेलियनिज्म पर। ये ट्रेट उन लोगों को डिफाइन करता है जो दूसरों को यूज करने में माहिर होते हैं। मैकियावेलियन इंसान मैनिपुलेटिव होता है, कनिंग होता है और हर चीज को एक चेस बोर्ड की तरह देखता है। उनके लिए इंसान सिर्फ पीसेस हैं जिनसे वो अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। उनका कोई मॉरल कंपस नहीं होता, बस जीत चाहिए। तीसरा ट्रेट है साइकोपैथी। साइकोपैथ्स वो होते हैं जिनमें एम्पैथी की कमी होती है। उन्हें गिल्ट या रिमॉर्स जैसी बेसिक ह्यूमन इमोशंस नहीं होती। उनके लिए दूसरे इंसानों का दर्द कोई मायने नहीं रखता। इसी वजह से साइकोपैथ्स सबसे अनप्रिडिक्टेबल और डेंजरस माने जाते हैं। अब सोचिए, अगर किसी इंसान में ये तीनों ट्रेट्स एक साथ मौजूद हों, नार्सिसिज्म का ईगो, मैकियावेलियनिज्म की कनिंगनेस और साइकोपैथी का कोल्ड ब्लडेड नेचर, ऐसे इंसान दूसरों की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई हेजिटेशन महसूस नहीं करेंगे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। डोमिनिक मैन कहते हैं कि हर डार्क ट्रायड पर्सनालिटी ओपनली डेंजरस नहीं होती। कई लोग इन्हीं ट्रेट्स को फंक्शनल वे में यूज करके सोसाइटी में सक्सेसफुल भी होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लीडर्स, पॉलिटिशियंस, हाई लेवल नेगोशिएटर्स, जो एम्पैथी को साइड में रखकर सिर्फ रिजल्ट्स पर फोकस करते हैं। यही वजह है कि आपको हर नार्सिसिस्ट, हर मैनिपुलेटिव इंसान और हर कोल्ड ब्लडेड डिसीजन मेकर से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि स्मार्ट ये है कि आप उन्हें पहचानें और उनके साथ बाउंड्रीज बनाना सीखें। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों से खुद को बचाएं कैसे? इसका पहला स्टेप है अवेयरनेस। अगर आप उनकी बिहेवियर पैटर्न्स को पहचानते हैं, जैसे बार बार सेल्फ प्रेज, दूसरों की इमोशंस को इग्नोर करना, हर चीज को एक पावर गेम की तरह देखना, तो आप जल्दी समझ जाएंगे कि ये व्यक्ति आपके लिए इमोशनली सेफ नहीं है। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। डार्क ट्रायड पर्सनालिटीज हमेशा कंट्रोल चाहती हैं, इसलिए आपको अपनी सीमाएं साफ करनी होंगी। उनसे डील करते समय क्लियर कम्युनिकेशन रखें और अपने इमोशनल ट्रिगर्स छुपाएं। तीसरा स्टेप है खुद पर काम करना। जितना ज्यादा आप अपनी सेल्फ वर्थ को मजबूत करेंगे, उतना कम आप ऐसे लोगों के इन्फ्लुएंस में आएंगे। इस लेसन का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि डार्क ट्रायड सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे एक्सट्रीम लेवल पर जीते हैं और कुछ इसे स्मार्टली इस्तेमाल करके सक्सेस पाते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि कौन सा इंसान आपके लिए खतरा है और कौन सिर्फ प्रैक्टिकल है। तो चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। डार्क ट्रायड पर्सनालिटी 3 ट्रेट्स पर आधारित है: नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। ये ट्रेट्स इंसानों को मैनिपुलेटिव, ईगो ड्रिवन और कोल्ड बना देते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें पहचानना सीख जाए और बाउंड्रीज सेट कर लें, तो आप इनके ट्रैप में नहीं फंसेंगे। अब तक हमने मैनिपुलेशन, पर्सुएशन, ब्रेन वॉशिंग और डार्क ट्रायड जैसी ताकतों को समझा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी की दुनिया में एक और डायमेंशन है जो इंसान की समझ से परे है।
कोवर्ट हिप्नोसिस। हिप्नोसिस सुनते ही बहुत लोगों के दिमाग में फिल्मी सीन्स आ जाते हैं। सामने बैठा कोई मैजिशियन घड़ी हिलाते हुए कह रहा है, तुम्हारी आंखें भारी हो रही हैं। लेकिन असली दुनिया में हिप्नोसिस इतना सीधा और ऑब्वियस नहीं होता। असली हिप्नोसिस कोवर्ट यानी छुपा हुआ होता है, जहां आपको खुद पता भी नहीं चलता कि आपके दिमाग के अंदर सीड्स बो दिए गए हैं और धीरे धीरे आपकी सोच उसी हिसाब से मोल्ड हो रही है। डोमिनिक मैन कहते हैं कि कोवर्ट हिप्नोसिस किसी जादू से कम नहीं है। इमेजिन कीजिए, कोई आपके साथ कैजुअल बातचीत कर रहा है, उसकी बातें नॉर्मल लग रही हैं, लेकिन वो हर सेंटेंस इस तरह डिजाइन कर रहा है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर पड़े। और कुछ दिनों बाद आप सोचते हैं कि ये आइडिया तो मेरा खुद का था, लेकिन सच ये है कि किसी और ने आपके दिमाग में साइलेंटली वो आइडिया इम्प्लांट कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉसिबल कैसे है? असल में हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत लिमिटेड कैपेसिटी रखता है, लेकिन सबकॉन्शियस वो अनलिमिटेड स्टोरेज है जहां मेमोरीज, हैबिट्स, बिलीफ्स और इमोशंस रहते हैं। कोवर्ट हिप्नोसिस का पूरा खेल सबकॉन्शियस को बाईपास करने का है, यानी बातें इस तरह कही जाती हैं कि कॉन्शियस माइंड गार्ड नहीं कर पाता और मैसेज सीधे सबकॉन्शियस में उतर जाता है। मान लीजिए कोई आपको कहे, आप जब भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे आपको एक अजीब सा आराम और शांति महसूस होगी। ये सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, ये सजेशन है। और अगर बार बार सटल तरीके से इस तरह के सजेशंस दिए जाएं, तो आपका दिमाग खुद ही उस प्रोडक्ट को पीस और कंफर्ट से जोड़ने लगेगा। यही रीजन है कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में कोवर्ट हिप्नोसिस की टेक्निक्स खूब इस्तेमाल होती हैं। कोवर्ट हिप्नोसिस के कुछ की प्रिंसिपल्स हैं। पहला, रपोर्ट बिल्डिंग, यानी सामने वाले के साथ इतना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाना कि वो नेचुरली आपकी बातों को एब्जॉर्ब करे। दूसरा, एम्बेडेड कमांड्स, यानी एक नॉर्मल सेंटेंस में ऐसे हिडन इंस्ट्रक्शंस डालना जिन्हें कॉन्शियस माइंड इग्नोर कर दे, लेकिन सबकॉन्शियस रजिस्टर कर ले। जैसे कोई थेरेपिस्ट कैजुअली कहे, कभी कभी लोग खुद को रिलैक्स करने देते हैं। यहां हिडन कमांड है, रिलैक्स करने देते हैं। तीसरा, स्टोरी टेलिंग। इंसानी दिमाग को स्टोरीज बहुत आकर्षित करती हैं। जब कोई कहानी सुनाता है तो हमारा लॉजिकल ब्रेन कम एक्टिव हो जाता है और हम सजेस्टिबिलिटी की स्टेट में चले जाते हैं। इसी गैप में कोवर्ट हिप्नोटिस्ट अपने संदेश एम्बेड कर देता है। अब ये सब सुनकर आपके मन में डर पैदा होना नेचुरल है, क्योंकि अगर इस तरह आपकी सोच और डिसीजंस कंट्रोल किए जा सकते हैं तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? इसका उत्तर भी सिंपल है, अवेयरनेस। जब आप जानते हैं कि कोई आपकी बातचीत में बार बार रिपीटिशन कर रहा है या हिडन सजेशंस डाल रहा है, तो आप कॉन्शियसली अलर्ट रह सकते हैं। और जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही मुश्किल होगा किसी के लिए आपको कोवर्ट हिप्नोसिस में डालना। डोमिनिक मैन ये भी बताते हैं कि कोवर्ट हिप्नोसिस हमेशा नेगेटिव पर्पस के लिए यूज नहीं होती। थेरेपी, हीलिंग और फोबिया ट्रीटमेंट में भी यही टेक्निक्स काम आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इंटेंशन पॉजिटिव है या नेगेटिव। लेकिन सच ये है कि इंटेंशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, मेथड सेम रहता है। अब सोचिए, अगर कोई लीडर, कोई इन्फ्लुएंसर या कोई मार्केटर कोवर्ट हिप्नोसिस का मास्टर है, तो वो कितनी आसानी से लाखों लोगों की सोच को मोल्ड कर सकता है। यही डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू है। आप समझ भी नहीं पाते कि आपका दिमाग किस रास्ते पर चला गया। चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। कोवर्ट हिप्नोसिस का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट करना और हिडन सजेशंस के जरिए बिहेवियर और सोच को इन्फ्लुएंस करना। इसके टूल्स हैं रपोर्ट बिल्डिंग, एम्बेडेड कमांड्स और स्टोरी टेलिंग। और इससे बचने का एक ही तरीका है, जागरूकता और क्रिटिकल थिंकिंग। तो अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे मेंटल वॉरफेयर के बारे में, यानी वो टेक्निक्स जिनका इस्तेमाल लड़ाई और पावर स्ट्रगल में इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए किया जाता है। अब तक हमने मैनिपुलेशन, पर्सुएजन, ब्रेन वॉशिंग और डिसेप्शन के हर वो पहलू समझे हैं जो किसी इंसान को अंधेरे जाल में फंसा सकते हैं। लेकिन इस जर्नी का एक और हिस्सा बाकी है, और वो है मेंटल वॉरफेयर। जी हां,
ये वही साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां दिमाग ही हथियार भी है और ढाल भी। सोचिए, अगर कोई आपको बार बार गिल्ट फील कराए, आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़े, आपके रिलेशनशिप्स को वीकन करे और धीरे धीरे आपकी मेंटल एनर्जी को खत्म कर दे, तो क्या यह किसी युद्ध से कम है? फर्क बस इतना है कि इसमें गोलियां नहीं चलती, तलवारें नहीं उठती। यहां सिर्फ दिमाग की चालें और वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। और इसी को डोमिनिक मैन ने मेंटल वॉरफेयर कहा है। सबसे पहले समझिए कि मेंटल वॉरफेयर होता क्या है। यह एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जहां सामने वाला इंसान आपके खिलाफ साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज करता है ताकि आप इमोशनली और मेंटली टूट जाएं। ये टैक्टिक्स अक्सर सटल होते हैं, जैसे सार्कास्टिक कमेंट्स, डाउट पैदा करना, कंफ्यूजन फैलाना या फिर डर का माहौल बनाना। इनका मकसद है आपको इतना कमजोर कर देना कि आप बिना लड़े हार मान लें। अब चलिए रियल लाइफ सिनेरियोज में उतरते हैं। एक ऑफिस का माहौल सोचिए। एक कर्मचारी हर बार मीटिंग में अपने सहकर्मी के आइडियाज को छोटे जोक्स में इंसल्ट करता है। वो डायरेक्टली अटैक नहीं करता, बस इतना करता है कि सामने वाले की क्रेडिबिलिटी धीरे धीरे गिरती जाए। बाकी लोग भी अनकॉन्शियसली सोचने लगते हैं कि शायद ये इंसान उतना केपेबल नहीं है। यही है साइकोलॉजिकल अटैक, बिना सीधे लड़ाई किए दिमाग को चोट पहुंचाना। ऐसी ही टैक्टिक्स अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में भी देखी जाती हैं। एक पार्टनर दूसरे पर हर वक्त शक करता है, उसे गिल्ट फील कराता है, उसके डिसीजंस पर डाउट डालता है। धीरे धीरे विक्टिम खुद को पावरलेस महसूस करने लगता है। ये एक तरह का इनविजिबल बैटलफील्ड है जहां हथियार होते हैं, शब्द, साइलेंस, जेस्चर्स और इमोशंस। डोमिनिक मैन बताते हैं कि मेंटल वॉरफेयर में 3 सबसे जरूरी वेपन्स हैं। फियर, डर इंसान को पैरालाइज्ड कर देता है। अगर किसी को लगातार डर में रखा जाए तो उसकी सोचने और रेजिस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। कंफ्यूजन, जब इंसान को पता ही नहीं चले कि सच क्या है और झूठ क्या, तो वो खुद ही कंट्रोल छोड़ देता है। आइसोलेशन, जब आपको आपकी सपोर्ट सिस्टम से काट दिया जाए, तब आपके पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचती। ये तीनों हथियार मिलकर किसी भी इंसान को साइकोलॉजिकल वॉर में हरा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले अवेयरनेस। अगर आपको समझ आ गया कि कोई आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहा है, तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। अवेयरनेस एक ढाल की तरह काम करती है। दूसरा, बाउंड्रीज। अगर कोई इंसान बार बार आपकी एनर्जी ड्रेन करता है या डाउट क्रिएट करता है, तो उसके साथ बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। जैसे अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना, लिमिटेड कम्युनिकेशन रखना और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार रिमाइंड करना। तीसरा, रेजिलियंस डेवलप करना। मेंटल वॉरफेयर हमेशा कमजोर दिमागों पर असर करता है, इसलिए खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाइए। जर्नलिंग, मेडिटेशन, एफर्मेशंस और सपोर्टिव लोगों के साथ रहना आपको स्टेबल बनाएगा। और हां, सबसे पावरफुल हथियार है साइलेंस। कभी कभी ज्यादा रिएक्ट करना आपके खिलाफ यूज हो सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक साइलेंस सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी टैक्टिक्स काम कर रही हैं या नहीं। ये वही स्ट्रेटेजी है जिसे कई लीडर्स और नेगोशिएटर्स यूज करते हैं। चलिए अब इस लेसन को समराइज करते हैं। मेंटल वॉरफेयर असल में एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड है जहां डर, कंफ्यूजन और आइसोलेशन का इस्तेमाल करके इंसान की मेंटल स्ट्रेंथ को तोड़ा जाता है। लेकिन अवेयरनेस, बाउंड्रीज, रेजिलियंस और साइलेंस, ये 4 हथियार आपको इस अदृश्य युद्ध से बचा सकते हैं। तो अब अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे पावर डायनामिक्स और डोमिनेशन की साइकोलॉजी इंसानों को एक दूसरे पर कंट्रोल करने पर मजबूर करती है, और कैसे ये डार्क स्ट्रेटजीज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति से लेकर हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स तक हर जगह दिखती हैं। हमने पिछले लेसन में देखा कि कैसे एनएलपी और हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स इंसान की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तक पहुंच जाती हैं। लेकिन पिक्चर यहीं पूरी नहीं होती, क्योंकि अगर आप किसी को मैनिपुलेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सामने वाला इंसान किस तरह का है। और यही काम आता है प्रोफाइलिंग और पीपल रीडिंग। अब जरा इमेजिन कीजिए,
अगर आपके सामने कोई बैठा है और सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर, उसकी आंखों की हरकत, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव या उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़कर आप जान लें कि वो झूठ बोल रहा है या सच, तो ये आपको कितना पावरफुल बना देगा? डार्क साइकोलॉजी में प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल सबसे पहले इसीलिए किया जाता है, किसी भी व्यक्ति की कमजोरियों और पर्सनैलिटी को डिकोड करने के लिए। जैसे FBI और CIA के एजेंट्स क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मैनिपुलेटिव लोग इसे सोशल और पर्सनल रिलेशनशिप्स में प्रयोग करते हैं। प्रोफाइलिंग की बेसिक टेक्निक्स में आते हैं बॉडी लैंग्वेज को डिकोड करना, जैसे बंद हाथ डिफेंसिव बिहेवियर दिखाते हैं, आगे झुकना एंगेजमेंट दिखाता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस, कुछ सेकंड के छोटे छोटे चेहरे के एक्सप्रेशंस जो असली भावनाएं प्रकट कर देते हैं। आई मूवमेंट्स, NLP कहती है कि इंसान की आंखों का दिशा बदलना ये बता सकता है कि वो इमेजिन कर रहा है या याद कर रहा है। स्पीच पैटर्न्स, बार बार रुकना, आवाज का कांपना या एक्स्ट्रा डिटेल्स देना अक्सर गिल्ट या झूठ की तरफ इशारा करता है। डार्क साइकोलॉजिस्ट्स इन क्यूज का इस्तेमाल सामने वाले की इंटेंशंस और फियर्स समझने के लिए करते हैं, और जैसे ही उन्हें यह पता चलता है वो उसी जानकारी को वेपन बना देते हैं। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेस नेगोशिएशन में दो लोग बैठे हैं। उनमें से एक डार्क मैनिपुलेटर है। वो बार बार सामने वाले की आंखों और हाथों की मूवमेंट्स नोट करता है। जैसे ही उसे लगता है कि दूसरा व्यक्ति किसी पॉइंट पर असहज हो रहा है, वो वहीं और दबाव डालता है। नतीजा, वो डील मैनिपुलेटर के हिसाब से शेप हो जाती है। यही प्रोफाइलिंग का असली हथियार है। आप सामने वाले की मनोदशा को डिकोड करके उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप प्रोफाइलिंग के बेसिक्स समझ लें तो न सिर्फ दूसरों के मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स पकड़ सकते हैं, बल्कि खुद भी एक ऑब्जर्वर की तरह हर इंटरेक्शन में ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। अब लेसन 13 को समराइज करते हैं। प्रोफाइलिंग और पीपल रीडिंग डार्क साइकोलॉजी का रीडर है। ये दूसरों की इंटेंशंस और वीकनेसेस को पहचानने का तरीका है, और अगर ये स्किल सही इंसान के हाथ में हो तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा आर्मर बन जाता है। तो दोस्तों, इस किताब द कंप्लीट गाइड टू डार्क साइकोलॉजी की इस अद्भुत जर्नी में हमने सीखा कि इंसानी दिमाग कितना कॉम्प्लेक्स और पावरफुल है। डार्क ट्रायड से लेकर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स तक, ब्रेन वॉशिंग से लेकर हिप्नोसिस तक, और आखिर में प्रोफाइलिंग और पीपल रीडिंग तक, ये सब हमें सिर्फ एक ही बात सिखाते हैं कि नॉलेज ही सबसे बड़ी शक्ति है। ये टेक्निक्स खुद में बुरी या अच्छी नहीं होती। फर्क इस बात से पड़ता है कि इन्हें इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस मकसद से कर रहा है। अगर आप इन स्किल्स को जानकर दूसरों से बचते हैं तो ये आपके लिए ढाल बन जाती है, लेकिन अगर आप इन्हें गलत दिशा में ले जाते हैं तो ये हथियार दूसरों की जिंदगी तबाह भी कर सकते हैं। याद रखिए, अवेयरनेस ही प्रोटेक्शन है, और जब आप माइंड गेम्स समझ जाते हैं तो कोई भी आपको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई हो तो चैनल ज्ञानिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट्स में बताइए कि डार्क साइकोलॉजी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगा। हम आपके लिए ऐसी ही और किताबों की गहराई में उतरते रहेंगे। तो अगली किताब की जर्नी तक अपने माइंड को शार्प रखिए और अपने सोचने की शक्ति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए।